जाल में जाट। देखिए न्यूज लाइन रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। गुड गवर्नेंस गरीब के लिए होता है, सामान्य वंचितों के लिए होता है, दलित के लिए होता है, पीड़ित के लिए होता है, शोषित के लिए होता है। देश में पहली बार बार कोडेड राशन कार्ड्स, गांव-गांव में इंटरनेट के जरिए लंबी लंबी कतारें हुई बीता कल। स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी सिविक सेंटर्स गुजरात में। अगर सुशासन है तो सरकारी स्कूल अच्छी चलेगी, तो गरीब के बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी। सुशासन नहीं होगा तो गरीब का बच्चा बेचारा वहीं रह जाएगा, और इसलिए सुशासन चाहिए। अब ई गवर्नेंस के माध्यम से लोगों और सरकार के बीच ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, वक्त की बर्बादी घटी। इतना ही नहीं, वन डे गवर्नेंस की भी हुई शुरुआत। और कहां, गुजरात में। लाइन यहाँ ऑनलाइन है, सिटीजन सारे फाइन है, सिस्टम भी एफिशिएंट है और कुछ यहाँ सफिशिएंट है। अलग यहाँ की बात है, प्रगति का साथ है, ऐसा हमारा गुजरात है। इसीलिए तो आज देश में नंबर 1 ई गवर्निंग स्टेट बना है। और कौन? गुजरात। ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हां, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एक्सेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, Black Cat tees, Black Cat's jackets, Black Cat's blazers, Black Cat's watches, Black Cat's shoes, Black Cat's sunglasses और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन।
अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर SMS भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। दलितों पर पासवान का डोरा, पिछड़ों को कुशवाहा ने घेरा। मंच मोदी का, राजनीति सबकी। देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। लोकपाल पर सरकार को बड़ा झटका। फली एस नरीमन के बाद केटी थॉमस ने भी किया सर्च कमेटी में शामिल होने से इनकार। पीएम को लिखी चिट्ठी। नीतीश के गढ़ में गरजे मोदी, इशारों इशारों में विपक्षियों पर साधा निशाना। कहा बंद कमरे में करते हैं मुलाकात, लेकिन फोटो खिंचवाने से डरते हैं। मुजफ्फरपुर में मोदी के मंच से बोले पासवान। कहा देश में नरेंद्र मोदी की आंधी, गठबंधन धर्म निभाती है बीजेपी। पासवान की वजह से प्रदेश बीजेपी में विरोध, कई नेता मंच से रहे दूर। यूपी के मंत्री आजम खान का मोदी पर बड़ा हमला। कहा गुजरात के मुसलमान डर कर देते हैं वोट, गुजरात में जो किया अब पूरे देश में करना चाहते हैं मोदी। और जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला, हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद। नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। आज हमारी बहस का विषय है कांग्रेस का वो चुनावी पासा जो उसने जाटों पर फेंका है। यूपीए सरकार की कैबिनेट ने जाटों को आरक्षण देने का फैसला किया है। इस फैसले से जाट ओबीसी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन असली तस्वीर कुछ और दिखाई पड़ रही है। और सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आरक्षण रूपी जाल में जाटों को फंसा रही है और क्या इस मकसद में कांग्रेस कामयाब होगी? सवाल यही है। तो यूपीए सरकार ने फैसला तो ले लिया है, लेकिन सवाल भी गंभीर उठने लगे हैं। चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से मानो ठीक पहले यूपीए सरकार हर कायदे कानून की धज्जियां उड़ा देना चाहती है। अध्यादेश मामले में भी ऐसा ही हुआ और अब जाटों के आरक्षण में भी ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट पहले। कांग्रेस का एक और चुनावी पासा, जाटों पर फेंका आरक्षण का जाल। क्या जाल में फंस जाएंगे जाट? लोकसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले सारे नियमों कायदों को ताक पर रखकर यूपीए सरकार हर वर्ग पर डोरी डालने और लुभाने के लिए हर वो कोशिश कर रही है जो वो कर सकती है। कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश को दो फाड़ करने के लिए संसद में यूपीए सरकार ने पूरे देश की आंखों में मिर्च झोंकी, तो अधिसूचना जारी होने के चंद दिन पहले ही आज सरकार ने जाटों को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए फेंका है आरक्षण का जाल। यूपीए सरकार ने जाटों के वोट बटोरने के लिए उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से देश के 9 राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात,
दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान में रहने वाले जाटों को फायदा मिलेगा। फैसले के तहत अब सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में मिलने वाली सभी सुविधाओं का फायदा मिलेगा। सरकार ने अपना चुनावी जाल फेंक दिया, लेकिन हम अपने जाट भाइयों को बता दें कि ये फैसला बरगलाने वाला भी साबित हो सकता है। हम आपको बता दें कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि केंद्र सरकार ने पिछड़ा आयोग वर्ग के ताजा रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही जाट आरक्षण को मंजूरी दे दी है। ऐसे में जाट समुदाय अगर कोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करेगी कि जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जा सकता है या नहीं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि जाट यूपीए चुनावी आरक्षण जाल में फंसते हैं या नहीं। मनीष शर्मा, चैनल 1 न्यूज। चलिए, समस्या यहीं से शुरू होती है। संविधान में सामाजिक सद्भाव, सामाजिक बराबरी की जो अवधारणा है वो रखी गई, और जब मौलिक अधिकारों में एक अपवाद के तहत ये बात रखी गई कि सरकार को ये अधिकार है कि चाहे तो विशेष अधिकार दे सकता है समाज के पिछड़े हुए लोगों को, वहीं से राजनीति शुरू हुई। संविधान का पहला संशोधन इसी वजह से हुआ था। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अब राजनीतिक बन चुका है, नीति जो है वो राजनीति से प्रभावित है। इसी पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, कुछ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हैं फिलहाल स्टूडियो में, हमारे साथ सतपाल चौधरी जी हैं, जाट नेता हैं आप। कुछ मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत में सतपाल चौधरी जी आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले सवाल ये कंफर्म कर लूं मैं, आप जाट नेता हैं, जाट आरक्षण के समर्थक होंगे? जी, मैं जाट आरक्षण संघर्ष समिति का प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हूँ। समर्थक है आप? प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हूँ जाट आरक्षण संघर्ष। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जरूरी क्यों है? देखिए, देश में जो हिंदू मुस्लिम सिख तीनों धर्मों का जो जाट है उत्तर भारत में, वो गांव देहात में जो रहता है, खेती की जो घटती जा रही है, उसका सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक स्तर जो काफी पिछड़ गया। इसलिए जब मंडल आयोग की सिफारिश इस देश में लागू हुई, तभी 1991 में हम लोगों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए था। पता नहीं किन परिस्थितियों में हम लोगों को गुर्जर, सैनी, यादव, कुर्मी, लोधा, जो समकक्ष बिरादरियां हमारी हैं, लोहार बढ़ई, तब उस समय हमें शामिल नहीं किया गया। हमारा समाज तभी से लगातार इस पर संघर्ष करता आ रहा, और सबसे पहले राजस्थान में हम लोगों को आरक्षण मिला, उसके बाद एक स्टेट में दे दिया, और ऐसा किसी बिरादरी के साथ हिंदुस्तान में नहीं हुआ। जब आजादी के बाद जब जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हुई कि एक बिरादरी को एक स्टेट में दे दिया और अन्य राज्यों में छोड़ दिया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मूवमेंट चला, तो हमें स्टेट लेवल पे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र को छोड़ के बाकी स्टेट में, जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी स्टेट में हमको दे दिया गया था। अब हमारी मांग चली 2008 से, हम लोग मांग कर रहे थे केंद्र सरकार से, और उसके लिए हमने जो संघर्ष किया, 3 लोगों की शहादत हुई इसमें हरियाणा में, और रेल की पटरी रोकी गई 23 दिन तक, दिल्ली का पानी रोका गया, और कॉमनवेल्थ गेम का बहिष्कार किया गया, गृह मंत्री के घर में घुसने तक के। तो कांग्रेस जिस जरिए से देना चाह रही है वो सब ठीक है? नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं कौन किस जरिए से देना, बस मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि हम जिस चीज के लिए लड़ रहे थे वो चीज हमारी पूरी हो रही है, तो हमें इस बात से कोई मतलब चुनावी नफा नुकसान है, वोट बैंक की राजनीति है, अच्छा बुरा है, या फिर संविधान ताक पर है, संविधान की गरिमा जो है वो किनारे है, इससे कोई मतलब नहीं। संविधान कहाँ इसमें ताक पे आ गया? संविधान को क्या जिस तरीके से अगर ये काम हो रहा है, जिस तरीके से ये बातचीत हो रही है, आपको क्या लगता है कांग्रेस की मंशा ठीक है? अभी हुआ नहीं है सर, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये फैसला किया है, अभी लंबा रास्ता। कैबिनेट ने फैसला तय कर दिया, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कल या परसों में। नोटिफिकेशन जारी होते ही आरक्षण लागू हो जाएगा, इसमें सीधी सीधी बात है। और जहां तक उसकी बात है प्रॉपर तरीके की, प्रॉपर तरीका अपनाया गया, उसमें एनसीबीसी में सुनवाई हुई, हम लोगों को बुलाया गया। कहाँ सुनवाई हुई? एनसीबीसी में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। क्या सुनवाई हुई उसमें? तो उसमें पूछा था कि भाई आप किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, लेकिन वो रिपोर्ट तो नहीं आई। चलिए इस पर हम बातचीत करेंगे। कहाँ रिपोर्ट नहीं आई, प्रक्रिया की बात नहीं। देखिए, मैं विरोधी नहीं हूं, पहले तो मैं आपको साबित कर दूं कि मैं ये किसी भी पक्ष में ना तो मैं दखल अंदाजी करना चाहता हूं, ना तो विरोध या अपना कोई पक्ष जताना चाहता हूं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा भी हैं, जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या लगता है ये जो कुछ हो रहा है, जाटों को जाल में लाने की कोशिश है कांग्रेस की? क्या ये वही मकसद है और ये मकसद पूरा होता दिख रहा है? बिल्कुल, ये एक प्रकार से शुद्ध राजनीतिक फैसला है सरकार का। मैं कहूंगा कि लोकसभा चुनाव आने से पहले सरकार ने जाट वोटों को साधने के लिए एक दांव चला है, वरना अभी तक सरकार खामोश उस पर बैठी हुई थी। सरकार ने कोई फैसला इस पर नहीं लिया था।
अगर हम देखें कि 90s से ही इस प्रकार की राजनीति देश में हो रही है आरक्षण की। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी उस समय ये चाल खेला था, मंडल का उसको दांव चला था, जिसको उसका आधार यह था कि किसी प्रकार से राजनीतिक आधार अपना कैसे मंडल के आधार पर पिछड़ी जातियों दूसरों में बढ़ाया जाए अपना। देखिए, देश में जब आरक्षण की बात शुरू हुई थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चीज का समर्थन किया था। संविधान ने जो हक दलितों को दिया था वो इसलिए दिया था ताकि जो छुआछूत से या समाज के आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनका भला हो। लेकिन 90 के दशक के बाद से एक राजनीति आरक्षण पे शुरू हुई है कि जिसमें राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि आरक्षण के जरिए जातियों को और धर्मों को साधा जाए। कभी मुस्लिम आरक्षण की बात उठती है, कभी जाट आरक्षण की बात उठती है, कभी पिछड़े वर्ग से किसी को देने की बात उठती है। ये एक प्रकार से शुद्ध राजनीतिक फैसला है जो कांग्रेस सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चला है। जी, ये फैसला है, शुद्ध फैसला है, राजनीतिक फैसला है। ये बात तो सही है, बात साबित होती है। उसके कई तर्क है और कई वजह है कि ये राजनीतिक फैसला है। उसका एक तर्क तो यही है कि राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग जो है उसने अपनी सिफारिश नहीं भेजी है। इससे बिना सिफारिश लिए ये फैसला सरकार ने किया है। ये क्यों किया गया और सामाजिक विज्ञान शोध परिषद को अब इसका सर्वे करने के लिए कहा गया है, ये तमाम चीजें हैं और चीजों का जिक्र करेंगे। हमारे साथ हर्षरंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। हर्षरंजन जी, पहली राय आपकी इस फैसले पर? देखिए, जैसा कि मनोज जी अभी कह रहे थे, बिल्कुल ये एक तरीके का राजनीतिक फैसला है। और आरक्षण की बात जब भी हो तो हमें पहले पूर्व में जाना होगा। 1990 के बाद एक तरीके से देश में जहां से जमीन बनी, इसकी बहुत तेज शुरुआत विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय से हुई थी। लेकिन उसके पहले जैसे हम चर्चा कर रहे थे, भीमराव अंबेडकर और तमाम उस समय आरक्षण देने की वजह क्या है? मूलभूत जो वजह होती है कि समाज के उस तबके को जो समाज के साथ लगातार हाथ से हाथ मिलाकर नहीं चल पा रहा है, जो हाशिए पर रहा है, किन्हीं वजहों से, चाहे वो आर्थिक वजह हो, चाहे वो पढ़ाई की वजह हो, एजुकेशन की वजह हो, या तमाम दूसरे सोशल सामाजिक वजहें हो, उनकी वजह से कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। तो उनको साथ लाने की कोशिश के तहत ये किया जाता है और इसका समर्थन भी करना चाहिए, इसका विरोध भी किया जाना चाहिए। जहां जैसी ये है, आप कह रहे थे कि अपना समर्थक है ना विरोधी। लेकिन ये जो जाट आरक्षण की बात मैं कह रहा हूं, जो ये कल हुआ, अगर कल के कैबिनेट के फैसले, रविवार था, कल कैबिनेट हुई और कैबिनेट के 2 फैसलों पर आप अगर तवज्जो दें, गौर करें, तो एक तरीके से कांग्रेस को चोट भी लगी है। जो भ्रष्टाचार विरोधी ऑर्डिनेंस की बात थी उसे नहीं मंजूर किया गया और ओबीसी की सेंट्रल ओबीसी लिस्ट की कैटेगरी में जाटों को लाया गया। खास तौर पर आप देखें, राजस्थान का इलाका है, मूल रूप से ये राजस्थान के इलाकों की वजह से है। वैसे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ कुछ इलाका, पंजाब से जुड़ा हुआ कुछ इलाका, जहां इनकी तादाद है। और ये बात भी 9 राज्य है, इसमें करीब 9-10 राज्य आते हैं जहां पर ये संख्या ज्यादा है और इसका जहां पर असर ज्यादा होगा, जहां पर इनकी मंशा ज्यादा हो सकती है। जी हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसमें शुद्ध रूप से कांग्रेस ने ठीक चुनाव के पहले ये करके उनको भी समेटने की कोशिश की है। देखिए, अब हर पार्टियां एक तरीके से अपना हर वो दांव चलना चाहती हैं कि कहीं चुनाव के बाद अगर हार की कोई स्थिति बनती है तो विश्लेषण में ये चीज सामने ना आए कि अगर हमने ऐसा किया होता, कहीं ये चूक ये ना हो जाए। इसलिए सारे मुद्दों को लेकर, सभी चीजों को समेटकर, सबको खुश करने को लेकर ये पार्टियां चल रही हैं। लेकिन इसमें एक बात जो गौर करने वाली मैं देख रहा हूं वो ये है कि जैसे ही आपने ओबीसी की लिस्ट में, सेंट्रल लिस्ट में जाटों को शामिल किया, जो पहले से शामिल जातियां हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है, उनमें कहीं ना कहीं से थोड़ा सा खींच पैदा होगा, थोड़ी सी निराशा होगी, क्योंकि ये उन्हीं का हिस्सा है। तो एक तरफ तो आप पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ खोने का अंदेशा भी है आपके पास। जी, खोने का अंदेशा है। सतपाल चौधरी जी हमारे साथ हैं, जाट नेता। सतपाल जी, खोने का अंदेशा है, ये अंदेशा है कि आगे जो डिफेक्शन पैदा होगा। हाँ, ऐसे है जी। आजादी के बाद जब डॉक्टर लोहिया ने इस देश में अभियान चलाया कि जो भी पिछड़े लोग हैं उनको 60% आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, और उन्होंने नारा लगाया इस देश में कि पिछड़े पावे, उनका मकसद भी अलग था। पिछड़े पावे आरक्षण का मतलब ये नहीं था कि जो किस जाति का है, आरक्षण का मतलब ये था कि जाति व्यवस्था तोड़ी जाए। जाति का संहार, बाबा साहब ने एक किताब भी लिखी इसी मसले को लेकर के, अंबेडकर साहब ने, कि जाति का संहार किया जाए और आरक्षण उसमें एक अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन अब का जो मंसूबा है वो अलग है। लेकिन काला काका कानीलकर आयोग बना पहले,
ठीक है, नेहरू साहब ने बनाया था, ठीक है। उसमें भी यही व्यवस्था थी कि भाई इन जातियों को, जो पिछड़ी हुई जाति है, खेती किसानी वाली खासकर, उन जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए जो गांव देहात में रहती है। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया और उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी ने मंडल आयोग का गठन किया। मंडल आयोग की रिपोर्ट आ गई, वो फिर दबी पड़ी रही, वीपी सिंह जी ने उसको लागू कर दिया एज इट इज। अभी हम लोग जो हमारे गुर्जर समाज है, यादव समाज है, जो अभी भाई साहब ने बात कही है, जो कुर्मी है, लोधा है और तमाम पिछड़ी जातियां 3000 से ज्यादा, उन लोगों के बीच में हम लोग जाने का काम करेंगे। हम बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सेटअप है, और हम जाके सिस्टम नहीं है ना, नहीं हम उनको जाके कहने का काम करेंगे। है कि आप तो कांग्रेस के फिर सपोर्टर हो, हम चलिए कांग्रेस अच्छा कर रही है, हम कांग्रेस, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपका विरोध करूं, नहीं नहीं, अब आपने जो पहला सवाल किया उसका जवाब तो आने दीजिए। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपका विरोध करूं, उसका जवाब आने दीजिए। पहले आपने कहा कि जो पिछड़ी जातियां हैं, अन्य पिछड़ी जातियां हैं, जो पहले से दाखिल हैं पिछड़े वर्ग में, उन लोगों में कुलबुलाहट होगी, उन लोगों में खिंच पैदा होगी। हमारा कहना यह है कि मैं अभी उन्हीं गुर्जर समाज के बीच में से आया हूं और हम लोग मिलजुल के इस देश में जो लड़ाई वो लोग अब तक नहीं लड़ पा रहे थे, 60% आबादी के अनुपात में आरक्षण मिलने की, उस लड़ाई को हम लोग इस देश में शुरू करेंगे। जाट आरक्षण, जाट जब ओबीसी के आरक्षण में आ जाएगा, बिना जाट के वो लड़ाई नहीं लड़ी जा पा रही थी, क्योंकि जाट बड़ी कम्युनिटी है इस देश की। अब जाट उसमें दाखिल हो गया है, तो अब पिछड़े तबके की लड़ाई आबादी के अनुपात में, जो अभी पीछे सर्वे भी कराया भारत सरकार ने कि इस देश में कितने लोग जो पिछड़े वर्ग में है, कितनी जातियां की क्या तादाद है, उसके मुताबिक हम लोग, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा, जो काशीराम जी ने भी कहा कि जो आबादी के भीमराव अंबेडकर को अब आज के नेताओं से मत जोड़िए, आबादी नहीं, मैं इसका विरोध करूंगा। देखिए आबादी के अनुपात में आरक्षण की उन्होंने वकालत की। जी, आबादी के अनुपात में आरक्षण की वकालत उन्होंने की थी। उन्होंने ये बात भी कही थी कि बहुसंख्यक जो है वो अल्पसंख्यक को या पिछड़ी जातियों को बुरी नजर से देखे, ये तो गलत है, लेकिन जो पिछड़े लोग हैं वो हमेशा पिछड़े रहे और पिछड़े रहने की आदत से बीमार रहे, ये भी गलत है। मनोज जी, जिस तरह से कांग्रेस जो तरीका अपना रही है, उस तरीके पर सवाल उठ रहे हैं कि पिछले 10 साल से आप सरकार में हैं, आपने सर्वे तक नहीं करवाया, और कोई सामाजिक जो एक प्रक्रिया होती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तैयार कर रखी है, उसकी फिक्र नहीं आई। अचानक चुनाव आया तो लागू कर दीजिए, मतलब रेवड़ी बांटना शुरू कर दीजिए। हद है ये तो राजनीति की। देखिए, इसीलिए मैंने कहा ये शुद्ध राजनीतिक फैसला चुनाव से पहले सरकार ने लिया है। अगर सरकार ईमानदार होती तो उस प्रक्रिया का पालन करती, और ताकि कोई जनहित याचिका में अगर डालता सुप्रीम कोर्ट में तो उस पर कोई रोक टोक ना होती। लेकिन यहाँ सरकार ने ऐसा वेग एक फैसला लिया है जिसमें दूसरे जातियों या दूसरी समितियों या दूसरे वर्गों के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता है। वो ये कह सकते हैं भाई ये तरीका नहीं अपनाया गया सही तरीके से, लेकिन कांग्रेस उस बात को मुद्दा बनाएगी, जो कांग्रेस समर्थक लोग उस बात को मुद्दा बनाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने देखिए जाटों को आरक्षण दिया, बहुत लंबे समय से इसकी मांग थी। जैसा आपने बताया कि 9 राज्यों में जाट एक अहम भूमिका निभाते हैं राजनीतिक स्तर पे, खासतौर से राजस्थान में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, ऐसे कई राज्य हैं। आप देखें पिछला विधानसभा चुनाव जो राजस्थान का हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी का एक तरह से सुपड़ा साफ राजस्थान में इस कारण हुआ कि जाट नाराज हो गए, गुर्जर भी नाराज था। उस जातिगत समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना ये जाट आरक्षण का एक मुद्दा फिर से उछाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के घटना के कारण जो वहां सांप्रदायिक दंगे हुए, उसके कारण भी वह जाट समाज नाराज है। यही मसले हैं जिन पर बात करना जरूरी है। अजीत सिंह का दबाव भी इस सरकार पे लगातार था कि भाई मुझे कुछ ऐसा मुद्दा तो दीजिए ताकि मैं जाटों के बीच जाऊं और समर्थन हासिल कर सकूं। तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी और अजीत सिंह ने अपनी खोई जमीन को पुनः पाने का एक प्रयास किया है। जी हर्षरंजन जी, क्या ये वास्तव में जो चुनाव हुए हाल में उन्हीं चुनाव की हार का नतीजा? देखिए इसमें मंशा तो साफ है, लेकिन जो क्या ये हार की ही नतीजा है? राजस्थान में जो हश्र हुआ, मध्य प्रदेश में जो हश्र हुआ, दिल्ली में जो हश्र हुआ कांग्रेस का, सिर्फ उसी के चलते ये सब हो रहा है? बिल्कुल, मैं अपनी बात को फिर वहां से ही आगे शुरू करूंगा जो मैं ये कह रहा था कि चूंकि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई थी, उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी थी। पार्टी के अंदर इस बात की आलोचना और उसके बाद इस बात की विवेचना भी हुई थी बहुत ऊंचे स्तर पर। राहुल गांधी जी, सोनिया जी और तमाम जो कोर मेंबर्स हैं कांग्रेस के, उनके बीच में कि आखिर वो वजहें क्या रही थी।
और चूंकि इस बार इनका सामना ना सिर्फ बीजेपी से है बल्कि आम आदमी पार्टी भी मुकाबले में है। विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस ने और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को बहुत महत्व नहीं दिया था, लेकिन अब इस चुनाव में विधानसभा का दिल्ली चुनाव देखने के बाद आपको भी कोई दरकिनार नहीं कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस कुछ भी ऐसी चीज नहीं चाहती कि जो छूट जाए। इसी आनन फानन में ये फैसला लिया गया है, शुद्ध रूप से राजनीतिक फैसला है। इसमें कई प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है, जो सब देख रहे हैं। जो इस तबके के लोग हैं वो तो खुश हैं, तो राजनीतिक फैसलों की आलोचना किस आधार पर होनी चाहिए? यहां पर जिस वजह से हम बैठे हैं बहस करने के लिए, इस फैसले की आलोचना क्यों हो? इसमें संविधान की गरिमा जो है वो ताक पर है, तरीका सही नहीं है, सामाजिक भेदभाव की मंशा है। किस वजह से इसकी आलोचना की जाए इस फैसले की? इस फैसले की आलोचना मैं इस वजह से करना क्योंकि सतपाल चौधरी जी हमारे साथ हैं। जी राजीव वो खुश हैं, बेहद पूरी लड़ाई इसीलिए खुश होने वाली बात है। और ये जो आरक्षण दिया गया, इनको ओबीसी लिस्ट में शामिल किया गया, इसमें मैं कोई बुराई भी नहीं देखता। लेकिन आलोचना की वजह यह है कि किस वक्त किया गया, किस आनन फानन में लिया गया ये फैसला। मैं ये कह रहा हूं कि अभी दो हफ्ते में लोकसभा चुनाव के लिए जो चुनाव आयोग है वो अधिसूचना जारी हो जाएगी। अधिसूचना जारी होने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। उसके बाद अब बहुत सारे ऐसे फैसले नहीं कर सकते। आनन फानन में लिया, भाई आप देखिए काम क्या कर रहे हैं, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है कि काम कैसे और कब कर रहे हैं। काम क्या किया इस पे कोई विवाद नहीं है, आपने कैसे और कब किया विवाद उस पर है। और इस पे कांग्रेस पर उंगली उठनी लाजमी है कि क्या सही मायने में, क्या दिल से वो जाटों के प्रति, आरक्षण के प्रति नहीं तो क्या विकास का सारा जरिया आरक्षण ही हो? जो सवाल उठता है कि आप जिस तरीके से आरक्षण दे रहे हैं, जिस आधार पर आरक्षण दे रहे हैं संजन जी, क्या विकास का सारा जरिया और सारी वजह सिर्फ आरक्षण हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। बल्कि मैंने पहले भी कहा कि दरअसल आरक्षण की जरूरत उन्हें है, जरूर है, जो किन्हीं न किन्हीं सामाजिक वजहों से, शिक्षा की वजह से या किन्हीं और वजहों से जो एक मेन स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम से पिछड़ गए हैं, उनका पूरा का पूरा समुदाय उसमें नहीं आ पा रहा है। और इसमें दो मत नहीं है कि जाट कहीं ना कहीं, जिन इलाकों की आप 9 राज्यों की बात कर रहे हैं, मैं खास तौर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खास तौर पर राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों में, जहां इनको दिए जाने की हरियाणा में भी हालत खराब है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद जाट है, राजस्थान में बुरी हालत हुई है, ये बात ठीक है, ये सब जी मैं, बल्कि हमारे साथ जाट नेता बैठे हुए हैं, मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर मीणा समुदाय जो एक खास है, उनसे अगर आप अपने को कंपेयर करते हैं मीणा समुदाय से, तो आप क्या प्लसेस उनमें पाते हैं, क्या माइनसेस उनमें पाते हैं, और खुद को कैसे उनके सामने आते हैं? जी सतपाल जी, देखिए मीणा समाज क्योंकि वहाँ एसटी में है, तो कोई घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सरकारी नौकरी में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस की और पीसीएस की झड़ी लगी हुई है। पूरे देश में बहुत छोटी सी कम्युनिटी है और पूरे देश में फैली हुई है वो आरक्षण की वजह से। भीड़ ज्यादा है ओबीसी में, तो 3000 से भी ज्यादा बरादरियां हैं। इसलिए लोहिया जी ने कहा था कि इनको 60% आरक्षण की जरूरत है ना, 60% होना चाहिए। और यदि आप आंकड़े देखोगे, मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जाट बिरादरी के क्या आंकड़े हैं जरा बताइए दर्शकों को हमारे, क्या आंकड़े हैं सरकारी नौकरियों में, राज्यों की नौकरियों में, सामाजिक संस्थाओं में, उच्च शिक्षण संस्थाओं में, जरा बताइए, क्योंकि सर्वे तो कहीं हुआ नहीं है, आंकड़े तो कहीं से लिए नहीं गए। माना जाता रहा है कि ये जाति जो है, जाट जो है बिरादरी, एक जो अभी राय है, ये मेरी राय नहीं है, कि वो मजबूत है, उनके स्ट्रेंथ जो है वो पावर में है, और शैक्षिक रूप से या सामाजिक तौर पर कहीं भी पिछड़ी नहीं है। देखिए साहब, जो गांव देहात में आदमी रह रहा है, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो किसी इस पिछड़े वर्ग में जितने भी क्रीमी लेयर लागू है, इसमें जो संपन्न है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, वो आरक्षण की परिधि से बाहर हो जाता। क्रीमी लेयर लागू है, जो इनकम टैक्स देता 3.5 लाख रुपए, अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने उसको 6 लाख कर दिया है, लेकिन 3.5 लाख रुपए जिसकी इनकम थी वो क्रीमी लेयर में आरक्षण के दायरे से बाहर था। क्रीमी लेयर लागू है, हर ये जो पिछड़े वर्ग के गरीब लोग हैं उनके लिए है। अब गांव देहात में जो आप यदि सामाजिक स्थिति देखोगे, आज जोत घटती जा रही है, किसी पे भी खतौनी में जो नाम है वो कटते जा रहे हैं। आज किसी पे भी 10 बीघा का एवरेज भी नहीं है, 10 बीघा का जमीन का एवरेज है। और मैं आपको आर्थिक पैमाना बता दूं, 10 बीघे का काश्तकार, हम शहर में आ गए पढ़ लिख के,
हम लोग सुबह उठते हैं तो पूजा अर्चना करते हैं, काम पे जाते हैं अपने पे। जब हमारे समाज के लोग गांव देहात में रहने वाले सुबह उठते हैं तो वो गोबर का गोमूत्र का मूत्र का गोबर को साफ करना पड़ता है उन्हें सबसे पहले। ये तो सामाजिक स्थिति है उनकी। आर्थिक स्थिति यह है कि एक मजदूर को 250 रुपये मजदूरी मिलती है मिनिमम। 250 रुपये का मतलब होगा 7,500 रुपये महीना। सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 6 बजे छुट्टी होती है, 1 घंटे के बीच में लंच होता है। आप गाँव देहात में पूरा कुनबा उसी खेती में लगा रहता है, 10 बीघे का काश्त। अच्छा नहीं है कि वहीं पे स्कूल बना दिया जाए, बड़ी बड़ी संस्थानें खुल जाएं। मनोज जी, जिस तरह की जिसकी बात कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ यही जरिया है, इसके लिए अच्छा हो कि विकास के वो सारी चीजें, वो सारी सुविधाएं वहां तक पहुंचाया जाए कि जो दूर तक जा करके भी नहीं मिलती। देखिए राजीव जी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश में हो रही है कि आरक्षण को ही यह मान लिया जा रहा है कि इसी से ही हमारा विकास हो सकता है। हमारी बहस भी इसी चीज को लेकर, इसी से ही हम संपन्न हो सकते हैं। जाट बिरादरी पिछड़ी होगी, मैं ये नहीं कहता कि जाटों में लोग पिछड़े या आर्थिक सामाजिक स्तर पे पिछड़े नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल है। हर जातियों में है, हर वर्ग में है, हर धर्म में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सबको आरक्षण दे दें। जब आरक्षण की शुरुआत हुई थी तो उसका भी कुछ एक प्रक्रिया थी, उसका भी एक दायरा था, उसकी भी एक मर्यादा थी। लेकिन राजनीतिक दल जिस तरह से आरक्षण के इस दांव को खेल रहे हैं, मुझे आशंका है कि आने वाले चुनाव में ये एक कोई दूसरा मुद्दा बनकर ना उभर आए। आप देखिए लगातार मुस्लिम आरक्षण की बात होती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसी ने 9% आरक्षण देने की बात की, किसी ने 18% देने की बात की। तो एक प्रकार से जो आरक्षण की राजनीति है देश को किस दिशा में ले जाएगी, सबसे बड़ा सवाल महत्वपूर्ण यह खड़ा होता है आज कि आरक्षण से भला किसका होगा। जी बिल्कुल, ये इस सवाल पर बातचीत करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं। बिना आंकड़ों के ये कोर्ट में कैसे टिकेगा जाट आरक्षण का पूरा जो मसला है, यह समझने वाली बात है, क्योंकि आरक्षण की पहली शर्त ही यही है कि जो समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हो उसी को आरक्षण दिया जाए। और इसके लिए जरूरी है कि पिछड़ा जाति आयोग जो है उसकी सिफारिश ली जाए। छोटा सा ब्रेक। Welcome to the world of true engineering with Made Easy. For further information, visit www.madeeasy.in or call 011-4512-4612. Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वेदोवास हर्बल, आपके बालों के लिए सर्वोत्तम उपहार। वेदोवास हर्बल प्रोडक्ट्स। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. जब ते देश में सबसे ऊंचे मिले गन्ने के दाम रे, आखिर लाया गुड़ पे मीठा हरियाणा का नाम रे। 301 रुपये कर दिए 1 क्विंटल के दाम रे। 8.5 साल में भाइयों नगदी करा भुगतान रे। गन्ने के रेट में उछाल होया, किसान बड़ा खुशहाल रे। हरियाणा में गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 301 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। इसका नकद भुगतान किया जाता है। हरियाणा के शुगर मिल्स पर इस वक्त इसका कोई बकाया नहीं है। कितना बदल गया हरियाणा। दलितों पर पासवान का डोरा, पिछड़ों को कुशवाहा ने घेरा। मंच मोदी का, राजनीति सबकी। देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ख्याल तो रखना पड़ता है, सिर्फ चाहने से क्या। चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे
तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हर राजनीतिक दल एक नया कार्ड चलना चाहता है, जिस कार्ड के जरिए सत्ता तक पहुंचा जा सके। ये बड़ी अजीब सी विडंबना है कि ठीक है, जो कर रहे हैं आप करिए, लेकिन कम से कम कुछ संवैधानिक गरिमाएं हैं, कुछ जरूरत और कुछ समय के हिसाब से जो चीजें हैं उसको भी देखिए। इसी मामले पर हम बातचीत कर रहे हैं कि जाट आरक्षण का जो फैसला सरकार ने लिया है वो कितना सही है, वो उसका तरीका कितना सही है, इसका जो फैसला है वो कितना असरकारी साबित होगा। हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर राजीव रंजन नाग जी जुड़ चुके हैं, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। राजीव जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पे चुनाव से ठीक पहले, जब चुनाव की घोषणा इस महीने के किसी भी तारीख को हो सकती है, उस समय में जाट आरक्षण का जो सवाल है वो कई दशक पुराना सवाल है और एकाएक चुनाव से ठीक पहले यदि आप जाटों को खुश करने के लिए इस तरह का जुमला और इस तरह के मजाक करते हैं तो मुझको निश्चित तौर पे जाट समुदाय भी इन चीज़ों को गंभीरता से समझ रहा है कि वो कितना फर्जी है और कितना प्रैक्टिकल है। तो निश्चित तौर पर यह एक ऐसा सवाल है जिससे जाट समुदाय में भी रिएक्शन है और वो शायद सरकार के इस फैसले से सहमत होता हुआ नहीं दिख रहा है। सतपाल चौधरी जी हमारे साथ हैं, जाट नेता। उनका कहना है कि फर्जी नहीं है, सब ठीक है, सही है, अच्छा है, खुश है। सतपाल जी, नहीं, हमें यदि मिलता है नहीं, इस मंशा पर सरकार ने इस मंशा पर सवाल आंदोलन के दौरान आप इस मांग को बहुत दिन से कर रहे हैं और इसी कारण से अजीत सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो कुछ भी हुआ, कितना फायदा उन्होंने पहुंचाया, उसकी समझ आपको है, जानकारी आपको है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या लगता नहीं है कि चुनाव से ठीक पहले सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया है और आप लोग उससे खुश हो रहे हैं? देखिए, हर सरकार यही काम करती है, वो हर वर्ग को खुश करने के लिए। अभी उन्होंने सिलेंडर दिए थे, सिलेंडर पर सब्सिडी घटा दी। पहले कहा कि आप ही बढ़ाने वाले थे, आप ही घटाने वाले। सिलेंडर आरक्षण में नहीं आता और सबको इसी तरह से राजस्थान में भी संविधान में 49.5% आरक्षण से अधिक का प्रावधान नहीं है। नहीं, तो हम तो अगर जाटों को आरक्षण देना था तो फिर सलमान खुर्शीद ने यूपी इलेक्शन में जब ये कहा कि मुसलमानों को भी 4% आरक्षण देंगे तो वो संविधान के प्रावधान में नहीं था और सरकार ने कर दिया खारिज उस मामले को। तो आपको कैसे मिल जाएगा? आप किस मुगालते में? नहीं, हम तो 27% आरक्षण में, हमने अलग से आरक्षण नहीं मांगा। हम तो जो ओबीसी को ऑलरेडी उपलब्ध है इस देश में, जिसका ऑलरेडी प्रावधान है, उसमें हमको दाखिल किया गया। उसका सीधा मतलब ये हुआ कि जिन SC, ST और ओबीसी को जो आरक्षण मिल रहा है 27%, उसमें आप दखल देना चाहते हैं। मतलब एक और बड़ा मूवमेंट उनका जो अधिकार है उसमें आप चाहते हैं दखल नहीं देना चाहते। हम तो कह रहे हैं साहब, 23 साल से हमको बाहर रखा गया। हमारे साथ जाति की है, भाजपा ने भी, कांग्रेस ने भी, दोनों ने 23 साल से। अभी जो कुछ भी किया, 91 में मिलना चाहिए था हमें, 91 से हमको जो कुछ भी किया, क्या आपको लगता है कि सरकार का गंभीर मुद्दा है? हमें तो आरक्षण से मतलब है, हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। हमने कांग्रेस सरकार की घोषणा को आप कितना गंभीरता से लेते हैं? हम तो 4 साल से 5 साल से उनके खिलाफ है, बिल्कुल डंडा लेंगे। हम गृह मंत्री के घर तक में हमें घुसना पड़ा, वहां घर में घुस के प्रदर्शन करना पड़ा हमें। तो हमें वो चीज मिल रही है जो हम इतनी मेहनत के बाद, और इस देश में पहली बार हुआ किसी मूवमेंट में आंदोलनकारियों से बात करने के लिए सरकार को जो हेलीकॉप्टर भेजने पड़े हो 4-4, पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, और उत्तर प्रदेश की सरकार को अलग से एक हेलीकॉप्टर भेजना। आपको ये लगा कि जाट नेताओं ने यदि आपके इस मांग को सही तरीके से पेश किया होता तो ये मांग पहले पूरी हो जाती? 91 में हो जानी चाहिए थी साहब। 91 में देवगौड़ा साहब ने कहा। आपको लगता है कि अजीत सिंह ने धोखा दिया है? नहीं, मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जब देवगौड़ा जी इस देश में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हमारे देश के एक बड़े जाट नेता से कहा कि मैं अब इस समय प्रधानमंत्री हूं और मैं चाहता हूं कि जाटों को पिछड़े वर्ग में शामिल करूं। तो उन नेता ने तब उनसे मना कर दिया था। हर्षवर्धन, सरकार की इस मुहिम को आप किस रूप में देखते हो? क्या लगता है कि सरकार सच में जाटों के कल्याण के लिए गंभीर है? बिल्कुल नहीं राजीव जी, मुझे बिल्कुल ये ऐसा नहीं लगता है। बिल्कुल एक चुनावी लॉलीपॉप जो आप कह रहे थे, ये बिल्कुल चुनावी लॉलीपॉप है और ये एक ऐसा लॉलीपॉप है जिसमें शायद शुगर यानी चीनी की मात्रा जब आप इसको चूसेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, मीठा नहीं लगेगा। अगर गौर करें, 2 साल पहले भी कांग्रेस की सरकार ने इस मुद्दे को उठाया था और पिछड़ा जाति आयोग के पास उनकी रिपोर्ट के लिए भेजा था। पिछड़ा जाति आयोग ने इसे खारिज कर दिया था।
उसके बाद 2 साल तक सरकार लगातार बैठी रही, ठीक चुनाव से भी पहले हम नहीं कहेंगे, ठीक अधिसूचना जारी होने से पहले, ताकि कोड ऑफ कंडक्ट का असर उन पर न दिखे। आनन फानन में आपाधापी में लिया गया ये फैसला है। और ये बात ठीक है कि हो सकता है कि कुछ जाट का वर्ग खुश हो, लेकिन बाय एंड लार्ज उनको ये लग रहा होगा कि ये इसके अंदर कुछ भी माल नहीं है, उन्हें अंत तो फायदा नहीं होगा। सरकार चीजों को जानती है कि संविधान और कानून के दायरे में कोर्ट के सामने जाटों का आरक्षण का मामला नहीं टिकेगा। सरकार ने इस आशा की घोषणा, जैसा कह रहे हैं हर्षरंजन, कि चुनावी घोषणा के ठीक पहले की गई है। क्या लगता नहीं है कि टोटली पूरी तरह जाटों को अपने गिरफ्त में लेने के लिए उनको एक लॉलीपॉप दिया गया है 23 सालों बाद, जैसा सतपाल चौधरी कह रहे हैं? बिल्कुल राजीव जी, अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि शुद्ध राजनीतिक फैसला है जो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिया गया है। अब ये कितना कारगर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन मुझे इसकी दूसरी आशंकाएं लग रही हैं कि कहीं ये कांग्रेस को भारी ना पड़ जाए। आप देखिए, जिन ओबीसी के दायरे से ये आरक्षण जाटों को देने की बात हो रही है, क्या दूसरी जातियां इस चीज को सह पाएंगी, इस चीज को सहन कर पाएंगी वो, कि उनका हक छीन कर उनको दिया जाए? ठीक है, जाटों के अपनी आरक्षण की मांग होगी, उनका अपना हक होगा, लेकिन जिन दूसरी जातियों को, जो इनसे भी पिछड़ी जातियां हैं बेचारी, जो सामाजिक आर्थिक रूप में बहुत पिछड़ी रही हैं, जिनको पहले दिया गया, उनका हक छीन के आप इनको दे रहे हैं। आपने देखा होगा मुस्लिम आरक्षण की बात भी उठी थी और उस समय यह विचार आया था कि ओबीसी में से ही उनको भी दे दिया जाए। बीजेपी ने इस बात को क्लियर कहा है कि वो इस बात को मुद्दा आगामी चुनाव में बनाएगी कि मुसलमानों को भी ओबीसी से ये सरकार आरक्षण देना चाहती है। कुल मिलाकर मुझे एक आशंका ये लग रही है कि आने वाले चुनाव प्रचार के दौरान आरक्षण एक फिर से बड़ा मुद्दा विवाद का बन सकता है, जिससे दूसरे मुद्दे महंगाई और भ्रष्टाचार कहीं किनारे ना पड़ जाएं। सतपाल चौधरी, ये आपका समुदाय, आपकी कम्युनिटी क्या सरकार के इस घोषणा को गंभीरता से ले रहा है? हाँ, बिल्कुल गंभीरता से ले रहे हैं साहब, हमारी पूरी कम्युनिटी, क्योंकि बार बार सरकार की जो मंशा है, उस मंशा से आप सहमत है? सही मंशा से क्या? जब 98 में 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आरक्षण लागू किया राजस्थान में, तो तब भी किसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मंगाई गई थी। बाद में रिपोर्ट मंगाई गई, उस पर सवाल उठे थे लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला गया, जिसमें हम लोग जीते, हम लोगों ने पैरवी की थी। अब कम से कम एक रास्ता बना है। आज हमें यह लगता है कि यदि ये आज पॉलिटिकल दबाव में आज यदि ये नहीं मिलता तो फिर हमें कभी नहीं मिल पाता। इसलिए हमें तो ये खुशी है कि एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली और ये चुनाव आया और उस चुनाव में आपको ये नहीं लगा कि ये एक बड़ा फैसला है, आपकी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ फैसला है, इस पर पार्लियामेंट का मुहर जरूरी था, पार्लियामेंट में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, सरकार इसको ऑर्डिनेंस के रास्ते ला रही है चीजों को? नहीं साहब, उसमें किसी भी जाति को जो आरक्षण हुआ वो पार्लियामेंट के जरिए हुआ ही नहीं है, वो तो सीधे नोटिफिकेशन जारी होकर हुआ। मंडल कमीशन नहीं, मंडल कमीशन चीज अलग है। मंडल कमीशन में जो बिरादरियां हैं उसमें, उसके लिए तो उन्होंने एनसीबीसी बनाया हुआ है ना साहब। एनसीबीसी में हम लोगों की सुनवाई हुई, उसमें पक्ष की भी सुनवाई लगता है तो खारिज कर दिया। नहीं, उन बिरादरियों को नहीं, खारिज नहीं हुआ, अभी रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट तैयार है, वो रिपोर्ट 2 साल पहले कैसी बात कर रहे हैं सतपाल चौधरी? 2 साल पहले ये खारिज हो चुका। जब वो खारिज हुआ ये फैसला राजनीतिक वजहों से लिया गया। मैं बता रहा हूँ, आयोग 2 साल पहले इस प्रक्रिया में बता दूं, मैं दर्शकों को बता दूं, पिछड़ा आयोग जो है, पिछड़ी जाति आयोग जो है, 2 साल पहले ही जाट आरक्षण का प्रस्ताव खारिज कर चुका है। अब उसमें मैं बता रहा हूँ, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। वो दिल्ली राज्य का खारिज किया, दिल्ली राज्य के लोगों ने अप्लाई किया था, उसको उन्होंने खारिज किया, जिसमें गृह मंत्री जी को यह अधिकार है कि वो उसमें संशोधन करके आरक्षण का सवाल राष्ट्रीय सवाल है, उसमें किसी राज्य को दखल देने का, राज्य के तरफ से मामले उठाने का मतलब बिल्कुल ही नहीं है। एक सवाल पूछना चाहता हूं सतपाल जी से, सिर्फ आप ये बताएं एक चीज कि जिन उद्देश्यों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दबंग नेता, जिसको आप भाई साहब कहते हैं, अजीत सिंह को जब शामिल किया गया तो कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वेस्टर्न यूपी में जाटों का भारी समर्थन मिलेगा, लेकिन जो हासिल हुआ उससे कांग्रेस सदमे में है कि उनके शामिल करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार भी मुझे नहीं लगता है कि अजीत सिंह ने आपके इस इशू को गंभीरता से उठाया होता तो कब की सरकार में बात मान ली गई होती और उसके लिए अलग से ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से आपको रंगीन सपने दिखाए गए हैं और उस सपने को देखकर क्या खुश हैं? देखिए, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि साहब हमें 91 में मिल जाना चाहिए था, 23 साल से हम लोगों को नहीं मिला है और हमें इतनी भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ी है, 3 नौजवानों को शहादत देनी पड़ी। तो सरकार पॉलिटिक्स कर रही है। और सरकार बार-बार खिलाफी की है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार ने तो फैसला ले लिया कैबिनेट ने,
कल को कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया और इस पर रोक लग गई, बिल्कुल, तो आप इसके लिए जिम्मेदार किसे मानेंगे? कांग्रेस तो यह कह के बच जाएगी यूपीए सरकार, भाई हमने तो दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, इसके बाद अगली सरकार जो बनेगी आप उसको पकड़ेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि मामला कोर्ट में चला जाएगा और कई सालों के लिए फिर अटक जाएगा। मनोज जी देखिए, हम पहले से भी कहते आ रहे हैं और हमने जब विधानसभा के चुनाव हुए 4 राज्यों के, उससे पहले हम लोगों ने बाकायदा संघर्ष समिति ने, जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने, क्योंकि मैं उसका प्रमुख पदाधिकारी हूं, हम लोगों ने तय करके हमारी कार्यकारिणी ने हमने आगाह किया था कांग्रेस को कि यदि आपने जाट आरक्षण लागू नहीं किया तो हम चारों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देंगे, और वही हुआ। इस बार भी यदि हमारे साथ धोखा दिया गया तो सीधी सीधी चेतावनी है, कांग्रेस को दिया जाएगा। लेकिन इस बात से एहसास कब होगा आपको धोखा दिया गया? चुनाव के बाद? नहीं, चुनाव के बाद नहीं, अभी आप उसका नोटिफिकेशन तो जारी होना हो जाएगा सर, अभी कल होगा या परसों होगा, उसके बाद हो जाएगा नोटिफिकेशन जारी होने का तो पता है ना आपको। नहीं, बिल्कुल ऐसे में सुनवाई हो चुकी है। कहां से सुप्रीम कोर्ट की पहली शर्त यही है कि आप उसके आंकड़े ले आइए, उस पर बातचीत कीजिए। आपने सर्वे हुआ है देश में, एनसीबीसी ने सर्वे किया नहीं हुआ है अभी सामाजिक विज्ञान शोध परिषद को कहा गया है कि आप आंकड़े ले आइए, लेकिन पिछड़ा आयोग को यह कहा गया है कि बिना आंकड़ों का इंतजार किए आप सिफारिश भेज दीजिए हमको। हाँ, तो उसकी सिफारिश पे ही तो लागू किया गया। कैसे सिफारिश होगी? पिछड़ा वर्ग हो चुकी है। दर्शाइए सामाजिक स्थिति, बताइए कहां कितनी दिक्कत है। संजन जी, ये बात सही है, क्योंकि जिस तरीके से ये काम हो रहा है, अल्पसंख्यक आरक्षण अदालत में अटका हुआ है। विधानसभा चुनाव जब यूपी में हुए, सलमान खुर्शीद, जिसका जिक्र राजीव जी ने भी किया, उस वक्त उन्होंने ये बात कही, वो कोर्ट में अभी तक अटका हुआ है। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण है इसको लेकर के, उसका हश्र सब जान रहे हैं। भले बाद में विशेष आरक्षण बना दिया गया, वो अलग बात है। क्या ये मंशा सही है? ये कहां से हो पाएगा? बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी तरीके से चुनावी मंशा है और कांग्रेस खुद को चूंकि विन विन सिचुएशन में रखना चाहती है, जीत की स्थिति में भी, सरकार बनाने की स्थिति में भी और हार की स्थिति में भी, अगर वो सरकार न बनाए। जाहिर सी बात है, इस पे अभी सारे आंकड़े मंगाए जा रहे हैं, शोध होने हैं, जो आबादी वाइज और कौन क्या काम करता है, आर्थिक सामाजिक स्थिति है, ये आंकड़े अभी आने बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट का अगर इसमें दखल अंदाजी हुई तो उसके बाद ये मामला लंबा अटक सकता है, लेकिन शायद तब तक चुनाव हो जाए। अगर यूपीए फिर से सरकार बना लेती है किसी स्थिति में, तो ये कह पल्ला झाड़ेगी कि भाई हमने दिया है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। और अगर दूसरी पार्टी की सरकार आई तो उसके लिए कानून के फैसले का सम्मान करेंगे, कोर्ट के फैसले का सम्मान। मनोज वर्मा, सतपाल चौधरी कह रहे हैं कि हमें 27% जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, उसी में से हमें आरक्षण चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि जिस दिन उस 27% को सरकार छेड़ने की कोशिश करेगी, उस दिन पूरी जनता फर्क पे आ जाएगी, खासकर ओबीसी क्लास? देश में एक बार से फिर ब्लड शेड की जो स्थिति हुई थी, मैंने पहले भी बात की, मुझे आशंका इसी बात की है कहीं इस फैसले से एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा ना हो जाए कि जिन दूसरी जातियों के अधिकार में से जिन बिल्कुल दूसरी जातियों को आरक्षण का लाभ मिलता है, उसमें से आप लेकर आप जाटों को आरक्षण देंगे तो निश्चित रूप से उनके अधिकारों पे दखलंदाजी उसमें होगी। सरकार भी नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई मामला उभरे जिससे उनको फिर से आप इसको गलत इश्यू बना रहे हैं। मेरे समझ से आप बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि हमको 27% हम अब बता रहे हैं आपको, हमें 91 में शामिल किया जाना चाहिए था, 23 साल से हमें मिला नहीं है। आप लोग कह रहे हो कि दूसरे अधिकार को मार रहे हो, हम कह रहे हैं हमको वंचित किया गया, शामिल नहीं किया गया, लेकिन 23 साल से वंचित अभी तो स्थिति है। दूसरा समाज कैसे भड़क जाएगा? जब हम पहले कह रहे हैं, भैया लोहिया ने इस देश में नारा लगाया कि पिछड़े 500 में 60 जनगणना हुई है अभी पिछड़े वर्ग की, उसमें अब हम भी शामिल आंदोलन इस देश में चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तब 91 में सरकार की मंशा नहीं थी कि आपको उपकृत करें, आपको ऑबलाइज करें। लिहाजा अभी इस चुनाव के ठीक पहले जब उनको लगा कि जाट एक बड़ा वोट बैंक है, ये हो सकता है हमारे पाले में आ सकता है, तो लिहाजा चुनावी घोषणा के 2 सप्ताह पहले हम बैठे नहीं है, हम अपने घर नहीं बैठ गए इस घोषणा को सुनने के बाद में, अपने घर नहीं बैठ गए हम। तो ये लग रहा है इस बार फिर आप यदि धोखा हुआ सरकार की मंशा पे इस बार हम तो कह रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं यकीन तो करना पड़ेगा। हमने इस आंदोलन के दौरान पहले हमने पानी रोका दिल्ली का, उन्होंने आश्वासन दिया, हम चुप बैठ गए थे। उसके बाद हमको रेल रोकनी पड़ी, रोका, किसी ने दूध रोका। जब आरक्षण हुए, जब आरक्षण हुए तब यही हाल हुआ। जब गुर्जर आरक्षण हुआ तब भी यही हालत हुई। अभी आपने कहा कि अगर आरक्षण नहीं मिलता तो हम कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देते। अब मिल रहा है तो अब तो कांग्रेस के
बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, अब भी चेतावनी दे रहे हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि आप मोहरा की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं, यदि इसमें ऐसा लगा कि हमारे साथ धोखा किया गया है, तो कांग्रेस को जो भुगतना पड़ेगा इस देश में, उसकी कल्पना नहीं कर सकता। कब लगेगा आपको? नहीं, अभी नोटिफिकेशन तो जारी होने दीजिए। नोटिफिकेशन काफी है, ऐसा हो जाएगा। नहीं, कैसे ये कानून का देश है, कानून का राज्य है, अदालतें हैं। अदालत में जाएगा, एनसीबीसी की रिपोर्ट है सरकार के पास, सरकार पक्ष रखेगी। तो सरकार इस मुद्दे पर सरकार आप में भी जब आरक्षण दिया था तो एनसीबीसी की सिफारिश नहीं मंगवाई थी सर। जब उत्तर प्रदेश में लागू हुआ तब भी सिफारिश नहीं मंगवाई गई। बाद में जब कोर्ट में मामला गया, हम लोग भी कोर्ट में गए, हम भी अपीयर हो कोर्ट में कि साहब हमारा क्यों खत्म कर रहे हो आप? सरकार ने दिया है, कैबिनेट का फैसला है, कैबिनेट इस देश की जिम्मेदार संस्था है, तो कैबिनेट ने फिर उसको कुल मिलाकर ये लग रहा है कि अगर अजीत सिंह मामले को लेकर गंभीर होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। गंभीर होते तो 1991 में लागू हो जाती है। बात तो अजीत सिंह ने धोखा दिया है एक तरह से, अजीत सिंह ने धोखा 1991 में बन जाता। अजीत सिंह बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा के पूछना चाहता हूं कि जो ओबीसी की 2 साल कम से कम ओबीसी की जो 27% व्यवस्था है आरक्षण की, उसमें आप एक तरीके से कहें सेंध मारना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी बात कहें तो आपकी वो चीज थी जो अब तक 23 साल से आपको नहीं मिली। बहरहाल तो तभी मिलना था, जब तभी मिलना था। बहरहाल अगर थोड़ी देर के लिए आपकी बात हम मान भी लें, तो जो उस व्यवस्था के तहत लोग आ रहे हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग 27% और पिछले 23 साल से उसको सुविधा उठा रहे हैं, अगर वो विरोध में आ जाते हैं तो वो भी एक बड़ा तबका होगा जिससे कांग्रेस को झटका लग सकता है। तो क्या कांग्रेस कोई ऐसी गलती करेगी? मैं उसी का जवाब देना चाहता हूं साहब। देखिए, इसमें इस देश में पिछड़े वर्गों को लीड किया जाट समाज ने। चौधरी चरण सिंह जी जब भारतीय राजनीति में आजादी के बाद, तब इस समाज, इस देश का पिछड़ा वर्ग, चाहे वो यादव था, गुर्जर था, सैनी था, कुर्मी लोधा, कोई भी था, बढ़ई लोहार, वो तमाम लोग उसको लीड किया जाट समुदाय ने। और देखिए, चरण सिंह की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा सा ये है कि उन्हीं के सुपुत्र अजीत सिंह को आप अजीत सिंह के पास नहीं आ रहा अभी, मैं अजीत सिंह के पास आ ही नहीं रहा। वो चाहते तो 91 में हो जाता आरक्षण, क्योंकि संघर्ष हुआ है, आंदोलन हुआ है, इसलिए अजीत सिंह कह रहे हैं। जैसा सतपाल चौधरी कह रहे हैं कि अजीत सिंह अगर सीरियस होते इस मामले पे 2 साल पहले ही है, उसके पहले मिल गया होता, वो कतई गंभीर नहीं थे और जाटों को मुगालते पे रखे रहे। मनोज वर्मा, सरकार भी इन चीज को जानती है कि ये कानून के पटल पे नहीं ठहरेगा। सरकार भी जानती है कि जाट इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। सरकार भी जानती है कि इसका बहुत फायदा जाटों की तरफ से हमें नहीं मिलेगा। फिर सरकार ने ये पासा क्यों फेंका? देखिए, महंगाई और भ्रष्टाचार से ये सरकार जिस तरह से पिछले 4.5 साल से जूझ रही है, और सरकार के पास कहने के लिए कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जो जिन्हें लेके वो चुनाव में जा सके। अब सरकार चुनाव से ठीक पहले ऐसे तमाम फैसले कर रही है लोक लुभावने, जो जाके जोर जोर से कहे जा सकें। उसी कड़ी में से ये जाट आरक्षण का मुद्दा है। महंगाई और भ्रष्टाचार पे विपक्ष सरकार को घेरेगा, वहीं दूसरी तरफ सरकार ये कहेगी, कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि देखिए, हमने जाटों की आरक्षण की मांग को भी पूरा कर दिया और अब जाट समाज हमारे साथ आए। जाट एक इस तरह की जाति रही है जिससे बहुत से दूसरे वर्ग भी आपस में जुड़े हुए हैं। एक व्यापक जन समर्थन बन सकता है। कांग्रेस की एक ये चुनावी रणनीति है उसके पीछे। मुझे इसमें ईमानदारी आरक्षण देने की कम, चुनावी लाभ लेने की ज्यादा दिखती है। सतपाल चौधरी, सतपाल आपकी बात आ रहा हूं मैं। सरकार ने अध्यादेश के जरिए आपकी 23 साल पुरानी मांग पर जो गंभीरता दिखाई है, जिसको आप गंभीरता से ले रहे हैं, सरकार पार्लियामेंट में इस विधेयक को, इस बिल को, इस कानून को इसलिए लाने से परहेज करती रही क्योंकि पार्लियामेंट में लोग 27% आरक्षण में आपको आरक्षण देने के पक्ष में नहीं होता और ये मामला टल जाता, लिहाजा उन्होंने ये अध्यादेश दे लाया है। तो पार्लियामेंट से सरकार ने बचने की कोशिश की है। देखिए सर, जब पहले मैं आपको बता दूं, पहले भी जहां तक लीगल एस्पेक्ट की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आरक्षण लागू किया राजस्थान में,
तो ना तो कोई रिपोर्ट मांगी गई और इसी अध्यादेश के जरिए आरक्षण लागू हुआ। मतलब जो एक ने किया वही दूसरा भी करे। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया किया वही दूसरा भी करे। नहीं सर, हमें तो अपने आरक्षण से मतलब है, हमें यही 90 में हुआ था जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो, वीपी सिंह ने कोई बहस नहीं करवाई थी। उस वक्त भी ऐसे हुआ था, अचानक हाव में आए और आप सड़क पर हो रही थी, संग्राम सड़क पर हो रहा था। लेकिन संसद जहां पर बहस करने के लिए भेजा गया है, ठीक है, मैंने पहले ही कहा कि मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करना चाहता, मैं उस कायदे कानून उस तरीके की बात करना चाहता हूं, क्योंकि उस मंशा की बात होनी चाहिए जिस मंशा के साथ ये काम सब हो रहा है। हर्षवर्धन जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि इस मंशा के पीछे, क्योंकि कांग्रेस का मानना यह है कि पिछड़ा वर्ग की जो वोट है वो उसके पास नहीं रहा, दलित वोटों पर, अति पिछड़े वोटों पर जो है ज्यादातर क्षेत्रीय दलों का अधिकार हो गया है, सवर्ण जातियां जो है बीजेपी के फेवर में है। मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद क्या कांग्रेस को यह डर है कि यह लड़ाई जो है बीएसपी बनाम बीजेपी हो जाएगी और उसका जो सुपड़ा है वो साफ हो जाएगा, इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल, आपने सही अंदाजा लगाया और खास तौर पे जो ये आनन फानन में इस तरीके से लिया गया, इसका एक तरीके से देखें तो सीधा लिंक मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे उससे भी इसकी एक कड़ी जुड़ती है। और ठीक आपने आकलन किया कि कहीं बीएसपी वर्सेस बीजेपी हो और इनका सुपड़ा साफ ना हो जाए। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कांग्रेस अभी थोड़ी सी पिछले दिनों मायावती जी की तरफ थोड़ी सी पिघली हुई नजर आई थी। उन्हें कई तरीके की उन्हें कई तरीके के दिल्ली में अगर आप देखें तो दूसरी तरीके की सुविधाएं दी गई थी जो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि उन्हें रिझाने की एक कोशिश की गई थी। जी बिल्कुल, देखिए दर्शक इस बात को समझे कि ये जाट कार्ड, जाट आरक्षण कार्ड, ठीक है, सतपाल जी की अपनी राय हो सकती है, उनका अपना तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन यह कार्ड इसलिए चला जा रहा है ताकि मुजफ्फरनगर के दर्द को दबाया जा सके, ताकि सरकार की जो नाकामियां रही उनको छुपाई जा सके। एक त्वरित निर्णय लेकर के, एक तुरंत के फैसले के आधार पर चुनाव के समय वोट ले लीजिए, उसके बाद कुछ भी हो, सरकारों को इससे मतलब नहीं होता। शायद यही वजह है। मनोज जी, इस बात पे कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रही है। आरक्षण का जो पिटारा सरकार ने चुनाव से पहले खोला है, अब आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं एक आध दिन में मुस्लिम आरक्षण की बात भी उठेगी और पूरी राजनीति, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जो नॉर्थ इंडिया है, इसमें पूरी राजनीति एक आरक्षण के इर्द गिर्द घूम जाएगी और सभी दल, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो और सपा हो, बसपा हो, सब लोग अपने अपने से जातियों को साधने का काम करेंगे। अब आप देखिए, पिछले वर्ग की राजनीति बीजेपी नरेंद्र मोदी ने आज से खुल के शुरू कर दी है। पहले वो कर रहे थे, लेकिन आज से खुल के शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भी जो ओबीसी का ये कार्ड खेला है, वो उसको लाभ भी पहुंचा सकता है और बहुत भारी भी पड़ सकता है। सतपाल चौधरी जी, आप ये कह रहे हैं कि अध्यादेश के बाद आप तय करेंगे कि सरकार गंभीर है या नहीं है। मेरा एक सवाल है, अगर किसी कम्युनिटी ने इस पूरे मामले को अध्यादेश और नोटिफिकेशन के बाद किसी पार्टी ने यदि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया, फिर आपका क्या कदम होगा? देखिए साहब, सुप्रीम कोर्ट में सरकार भी पार्टी बनती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी, बार बार मैं बता रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश की तो सरकार को वहां कहना पड़ता है कि साहब हमने रखना पड़ता है। अगर ये फैसला वापस हो गया तो आप वोट वापस ले लेंगे क्या? आपने नहीं, देखिए मैंने पहले कहा यदि हमें ये लगा, ये महसूस हुआ कि हमारे साथ धोखा दिया, तो कांग्रेस को अनुमान नहीं है कि उसका, मुझे लगता है कि आपको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि कांग्रेस क्या कर रही है, हमका क्या इंटेंशन है। देखिए अभी जो हमारी मैं बता रहा हूँ, कल से इसमें मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, मैं कोई कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, मैंने कभी वोट भी नहीं दी कांग्रेस को, और मैंने बीजेपी का समुदाय, मैं आपकी कम्युनिटी ने वोट दिया कांग्रेस को? नहीं, हमारी कम्युनिटी में हमेशा ज्यादातर कम्युनिटी चौधरी चरण सिंह जी ने विरोध की राजनीति की है, एंटी कांग्रेस की राजनीति की है, चौधरी साहब ने भी, चौधरी चरण सिंह जी ने भी। अब अजीत सिंह जी के क्या फैसले, किस बीजेपी में रहते हैं, कांग्रेस में रहते हैं, सपा में रहते हैं, कौन से में रहते हैं, वो लग रहा है कि वो कहीं और वो जाने। लेकिन हमें अपनी जिस मूवमेंट के लिए, जिस कम्युनिटी के बच्चों के, नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए हम लोग लड़े, हमें लग रहा है कि उसमें हमें सफलता मिली है। मैंने आपसे एक मिनट राजीव, मैंने आपसे सवाल ये इसीलिए किया था कि कांग्रेस ने तो दे के वो बच जाएगी कि साहब हमने तो कर दिया, लेकिन लीगल जाते जाते हमारे मामला नहीं किया, तो आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? कोर्ट को मानेंगे, कांग्रेस सरकार को मानेंगे, कांग्रेस तो चली जाएगी, जो आने वाली सरकार होगी उसे घेरेंगे। मनोज, सरकार ने संदेश दिया है कि हम तो विदा हो ही रहे हैं, हमने जाते जाते आपको पार कर दिया।
उपकृत कर दिया। हम मुझे तो लगता है डूबेंगे कि सनम, दूसरी तुमको भी नहीं डूबेंगे। दूसरी सरकार आएगी वो झेले मामले को। यही कुछ मंशा और आप आने इस वाले मैं ये कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट का आप बार बार हवाला दे रहे हैं, उसमें हम लोग इसलिए मजबूत हैं क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने हमको दिया तो इसी आधार पर इसी तरीके से दिया था और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और हम लोग उस सुप्रीम कोर्ट में जीते। 49.5% से अधिक, 50% से अधिक नहीं जाता, नहीं कोर्ट का फैसला है। 49.5% से ऊपर कहां हो गया सर? हम तो 27% में आपको गवर्नमेंट नहीं देगी। एक और बड़ा बखेड़ा, बड़ा आंदोलन, बड़ा क्या आंदोलन? यादव वोट नहीं दे रहा, वो तो यादव तो मुलायम सिंह जी को वोट देता है। कौन सी बरादरी वोट दे रही है पिछड़े वर्ग की, बताओ? नहीं, लेकिन उनके हिस्से से यदि आप मांगे, उनके हिस्से से नहीं, हम तो महिला वाला आंदोलन चलाना चाह रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं बाकायदा समाज में जाके, क्योंकि हमने हमेशा अभिनय किए पिछड़े वर्ग के लोगों। मनोज जी, जनार्दन द्विवेदी जब बोले कि जाति आरक्षण जो है वो खत्म होना चाहिए, सोनिया गांधी जी ने उनको फटकार लगाई। उसके बाद वो अपने तुरंत बयान से पलट गए। उन्होंने ये क्रेडिट ली कांग्रेस की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से ये बात कही गई, सुनी गई कि जाति आरक्षण जो है कांग्रेस ने दिया है और हम इसी के साथ खड़े हैं। बस यही राजनीति है, वोट के लिए यही चलता रहेगा। बिल्कुल, मैं बताऊं, ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के जनार्दन द्विवेदी जब ये बात कहा था और ओपनली उन्होंने कही थी, तब कांग्रेस के तमाम नेताओं ने और बीजेपी के तमाम नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड उनका समर्थन किया था कि भाई जो जनार्दन जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आरक्षण जाति की बजाय आर्थिक और सामाजिक स्तर पर होना चाहिए। लेकिन जब बात राजनीति की आती है तब आरक्षण की बात जाति और धर्म पे ही होती है, क्योंकि चुनाव जाति और धर्म के आधार पर ही लड़े जाते हैं। यह एक कटु सत्य है इस भारत की राजनीति का। हर्षरंजन जी, क्या भविष्य देख रहे हैं आप? जो बात सतपाल चौधरी जी ने कही है कि हमको अगर वोट आरक्षण नहीं मिलेगा तो सुपड़ा साफ कर देंगे, तो क्या सिर्फ अपने पिछले कारनामे, पिछड़ी गलतियों को छुपाने के लिए ही इस तरह के फैसले होते हैं? और जो सभी जो 9 राज्य हैं जिनके ऊपर कांग्रेस की नजर है, उन 9 राज्यों पे क्या तस्वीर देख रहे हैं इस फैसले के बाद? देखिए, सतपाल जी की बात से मैं यहाँ सहमत नहीं हूँ इस बात से कि जब हमें पता चलेगा। दरअसल सवाल यही है कि इन्हें पता कब चलेगा। इन्हें कांग्रेस की नीयत का, सरकार की नीयत का तब पता चलेगा जब चुनाव हो चुके होंगे। और पिछले 23 साल में, जैसे राजीव जी बता रहे हैं, अगर इन्हें नहीं पता चला तो क्या दोनों एक दूसरे को पहेलियां बुझा रहे हैं, समझने बूझने की कोशिश कर रहे हैं? और 27% में अगर होगा तो जो 27% में अभी लोग हैं, चलिए, पता तो सबको विरोध में आएंगे। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया न्यूज लाइन में हिस्सा लेने के लिए। बहस जो है बड़ी लंबी चल सकती है। मंसूबे जो है वो देखिए, आरक्षण लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहस इस बात की नहीं है। बहस इस बात की है कि क्यों लागू हो रहा है, किस मंशा से लागू हो रहा है। न्यूज लाइन में आज फिलहाल इतना ही। देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।